हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुके हैं, तो उसको आप जा करके जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने छोटे छोटे वीडियोस बना करके चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से चिले और पोलैंड की घटना पढ़ा था कि किस प्रकार से किसी भी देश में लोकतंत्र की स्थापना होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोकतंत्र को वहां पे खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में क्लास 9th सिविक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के इन वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट ये जो वीडियो होगा, इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं, यानी कि हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है, लोकतंत्र खास क्यों है, इसकी क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्या करा है कि हमने अभी तक चिली एवं पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना संबंधी घटनाओं को देखा कि किस प्रकार से वहां पे अगर लोकतंत्र, चिले में अगर लोकतंत्र था तो किस प्रकार से लोकतंत्र को खत्म किया गया, और फिर वहां के लोगों के द्वारा साझा प्रयासों के द्वारा वहां के लोगों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया, और लंबे संघर्ष के बाद फिर से चिले में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होती है। वही अगर देखें पोलैंड में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां पे किस प्रकार से लोगों के दृढ़ निश्चय के द्वारा, दृढ़ संकल्प के द्वारा पोलैंड के लोगों की इतने संघर्षों के बावजूद, संघर्षों के बाद क्या है, पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो वही बोला है यहां पे क्या कि हमने अभी तक चिले एवं पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना संबंधी घटनाओं को देखा। बोला है क्या कि बच्चों, हमने देखा कि चिले में आयंदे के लोकतांत्रिक सरकार आम जनता के बीच लोकप्रिय थी, क्योंकि सरकार ने आम लोगों की भलाई के लिए क्या किए थे, कई सुधारात्मक कार्यक्रम चलाया था। 11 सितंबर 1973 में तख्ता पलट के बाद बनी सरकार अलोकतांत्रिक थी, जिसका उद्देश्य क्या था, अमीरों की हित साधना। क्या उसका उद्देश्य था, जब आयंदे की सरकार को हटा करके जब पुनः जो गैर लोकतांत्रिक सरकार बनी, उसका क्या उद्देश्य था कि अमीर लोगों के फायदे के लिए काम करना। पुनः 1988 में जनमत संग्रह के बाद चिले में लोकतंत्र की क्या होती है, पुनर्स्थापना होती है, यानी कि चिले में फिर से क्या होता है, लोकतंत्र की पुनः स्थापना होती है। उसके बाद अगर देखें 1980 के दशक की पोलैंड की साम्यवादी सरकार अलोकतांत्रिक थी, जिसका नेतृत्व निरंकुश शासक जनरल जारू जेलेंस्की कर रहा था। यह सरकार क्या था, जनता में अलोकप्रिय थी, यानी कि जनता इसको नहीं चाहती थी। लेकिन 1990 में लेक वेलेसा के नेतृत्व में बनी पोलैंड की सरकार पूर्व की सरकारों की तुलना में इस अर्थ में भिन्न थी कि यह एक निर्वाचित सरकार थी, यानी कि इस सरकार का जो है इस सरकार को बनाने में किसकी भूमिका रही थी, चुनने में किसकी भूमिका रही थी, पोलैंड के लोगों की रही थी। अब बोला है क्या कि बच्चों, आओ हम इन सरकारों की आपस में तुलना करें, और सबसे पहले दो अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करें। चिले में पिनोसे शासन और पोलैंड के साम्यवादी शासन में निम्नलिखित अंतर था। जैसे देखोगे क्या कि चिले में सैनिक शासन था, चिले में क्या था, सैनिक शासन था, जबकि पोलैंड में एक पार्टी का शासन था। हम अगर कंपैरिजन करें चिले और पोलैंड की, तो चिले में हम क्या देखते हैं कि वहां पे सैनिक शासन था, लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके चिले में क्या किसकी स्थापना की गई थी, सैनिक के द्वारा। सैनिक जो तानाशाह था वो कब्जा कर लेता, जबकि पोलैंड में क्या था, एक पार्टी की शासन थी। दूसरा, अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो क्या देखते हैं कि पोलैंड की साम्यवादी सरकार यह दावा कर रही थी कि वह पोलैंड के मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है, और चिले के शासक पिनोसे का ऐसा कोई दावा नहीं बनता था, क्योंकि वो जबरदस्ती सत्ता को हथियाया था। जहां पोलैंड का शासन किसी विशेष समूह, विशेष मजदूर संगठन के अधिनायकवाद का उदाहरण था, वहीं चिले का शासन सैनिक अधिनायकवाद का एग्जाम्पल था, यानी कि सैनिक सेना के द्वारा मजबूती के साथ सेना का यूज करके वहां पे शासन किया गया था। इन असमानताओं के बावजूद दोनों में कुछ समानताएं भी थी। जैसे क्या समानता थी कि दोनों देशों में शासकों का चुनाव जनता अपनी इच्छा से नहीं कर सकती थी। अगर वही बात करें पोलैंड में, तो एक पार्टी का शासन था, और उस जो शासक था उसका चुनाव जनता नहीं कर सकती थी, यानी कि वहां पे कोई इलेक्शन हेल्ड नहीं होता था। दोनों ही देशों में जनता को सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने और विरोध करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी। यानी कि आप अगर बात करें कि चिले में जब सैनिक शासन चल रहा था उस समय, और पोलैंड में जब एक पार्टी का शासन चल रहा था उस समय, जनता जो है वो सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकती। जनता, सरकार अगर कुछ गलत कार्य कर रही तो जनता उसकी बुराई नहीं कर सकता था खुले में। अगर ऐसा किया तो सरकार उसे क्या करती थी, दंडित करने का काम करती थी। अब बोला है क्या कि आइए अब हम 3 लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक सरकार जैसे कि चिले की आइंदे सरकार, पोलैंड की लेक वेलेसा सरकार और चिले की मिशेल सरकार की समान विशेषताओं का विश्लेषण करें तो देखो तीनों सरकारों का चुनाव देश की जनता द्वारा हुई थी, यानी कि लेक वेलेसा की बात करें या फिर चिले में मिशेल सरकार, या फिर मिशेल सरकार बनने से पहले यानी कि चिले में जब लोकतंत्र की पुनः वापसी हुई थी उससे पहले जब आयंदे की सरकार चल रही थी तो वो तीनों सरकार किस प्रकार के थे, उसका चुनाव जनता ने किया था। बिना चुने हुए नेता या बाहर से संचालित शक्तियां या शासन नहीं चला रही थी। नागरिकों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता क्या थी, हासिल थी, यानी कि लोगों के पास स्वतंत्रता थी। अब कह रहा है क्या कि आइए हम उपरोक्त विवरण के आधार पर लोकतंत्र की कुछ समान विशेषताओं की पहचान करते हैं। तो अगर हम बोले कि लोकतंत्र में होता क्या है तो क्या बोल सकते हैं कि लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी से सरकार चुने, यानी कि अगर हम बात करें कि किसी भी देश में बोले कि अगर लोकतंत्र है तो अगर लोकतंत्र है तो इसका मतलब क्या है, लोकतंत्र है इसका मतलब वहां की सरकार का चुनाव कौन करेगी, जनता करेगी। ये तो निश्चित बात है कि कोई भी अगर कंट्री बोले कि हमारे यहां लोकतंत्र है इसका मतलब उस देश में क्या होता होगा, वहां की जनता जो है अपने सरकार का चुनाव खुद करती होगी, क्या करती होगी, अपनी मर्जी से सरकार चुनती होंगी। ये तो निश्चित हो गया। दूसरा खासियत क्या है लोकतंत्र का कि सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही अपने देश पर शासन करने का अधिकार होता है, यानी कि अगर हम बात करें कि जब चुनाव हो गया तो जो चुने हुए नेता हैं, जो चुने गए नेता है वही अपने देश पर क्या करेंगे, शासन करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से व्यक्ति आकर के देश के ऊपर शासन करने लगेगा। जो नेता का चुनाव वहां की जनता ने किया है वही शासन करेंगे। तीसरा खासियत क्या है कि लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति मतलब क्या है, अपना जो ओपिनियन है, अपना जो विचार है वो जनता में क्या कर सके, ये पब्लिक कर सके, यानी कि बोल सके, जनता के बीच में एक्सप्रेस कर सके, उसको बता सके, अभिव्यक्त कर सके। ये क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है, यानी कि लोग जो है वो गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा बुरा भला जो कुछ भी सोचते हैं वो बोल सकते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है, ये इतना छूट होता है। आप अगर गवर्नमेंट गलत कार्य कर रही है तो भैया आप खुले में बोल सकते हैं बिल्कुल कि गवर्नमेंट जो है वो गलत कार्य कर रही है, कर रही है, वो कर रही है, सारी चीजों गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। अगर आप एक दायरे में रह करके गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करते हैं, अगर गवर्नमेंट गलत कार्य कर रही है तो ये स्वतंत्रता होती है लोगों को लोकतंत्र में। अगला जो अगर खासियत बात करें विशेषता लोकतंत्र की क्या है तो लोकतांत्रिक देशों में बोल रहा है क्या कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी होती है, यानी कि लोग विरोध कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की किसी डिसीजन से, अगर गवर्नमेंट की किसी डिसीजन से, कभी किसी नियम से, किसी कानून से जनता नाराज है, जनता को लगे कि हमें इससे नुकसान हो सकता है तो गवर्नमेंट का क्या कर सकता है, विरोध भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ था, 3 कृषि कानून आए थे, आप लोगों को पता होगा कि देश की सरकार ने क्या लाया था, 3 किसानों से रिलेटेड कानून लाए थे और उन किसानों को उन कानूनों का जो किसान थे वो वेलकम नहीं कर रहे थे। लग रहा था कि इन कानूनों से हमें नुकसान होगा तो किसानों ने क्या किया, विरोध किया और विरोध के बावजूद जब लंबे समय तक विरोध चला, किसानों ने जब सरकार की विरोध की कि ये नियम हमें नहीं चाहिए, हमें इससे नुकसान होगा, तो गवर्नमेंट ने अंत में आकर के क्या कर लिया, वापस कर लिया। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लोगों को संगठन बनाने का भी क्या होता है, अधिकार होता है। लोग क्या बना सकते हैं, आप ग्रुप बना सकते हैं, आप संगठन बना करके काम कर सकते हैं। ये लोगों की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। अब कह रहा है क्या कि हम अध्याय 2 में इन प्रश्नों पर दोबारा आएंगे और लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा बनाएंगे। ऊपर के कथाओं को पढ़ने के बाद हम निम्न निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र के सामने उठती चुनौतियों और तथा लोकतंत्र की पुनर्स्थापना है तो लोगों ने क्या किया है, काफी संघर्ष किया है। तो अगर हम बोले कि हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है तो ये मतलब आसानी से मिली हुई बात नहीं है। इसके लिए जब आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 8 में जब पढ़े होंगे आधुनिक भारत, उसमें देखे होंगे कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो कितनी मेहनत और कितनी बलिदानों के बावजूद अपने सिरों पे गोलियां खा करके, जान गंवा करके इस देश के लिए ये हम लोगों को क्या है, एक बहुत न्याय संगत और लोकतांत्रिक सरकार देने का प्रयास किया है। देशों में लोकतंत्र की बहाली के बाद सैनिक तख्ता पलट हुआ और देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना हुई। अब देखोगे क्या कि दुनिया के बहुत सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया है कि लोकतंत्र में जनता के लिए बहुत सी खूबियां मिलती है, बहुत से फायदे मिलते हैं। अगर किसी भी देश में लोकतांत्रिक सरकार है तो वहां पे क्या होगी, उस सरकार का चुनाव कौन करेगी, जनता करेगी। दूसरा है कि देखो यही से समझ सकते हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो लोग हैं, देशों के लोग हैं, वो अपने यहाँ लोकतांत्रिक सरकार को क्यों चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार हो, क्योंकि वहां की सरकार का चुनाव जनता करती है और जनता के द्वारा चुने गए नेता ही देश पे शासन
शासन करते हैं, लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और लोगों को विरोध करने की आजादी होती है, लोगों को संगठन बनाने का भी अधिकार होता है। तो इन सब खूबियों के चलते जो क्या है कि बहुत सारे देशों के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमारे किस प्रकार का शासन व्यवस्था हो, तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो। लेकिन बच्चों ऐसा होता है कभी कभी कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था थोड़ा कमजोर होती है, देश की जनता जागरूक नहीं होती है, तो कुछ ऐसे देश के दुश्मन और लोकतांत्रिक व्यवस्था के दुश्मन बोल सकते हैं, जो क्या करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके सैनिक तानाशाही ला करके देश के ऊपर शासन करने लगते हैं और वहां पे जनता के जितने भी अधिकार है वो छीन लिए जाते हैं। तो इस चीज के प्रति हम लोगों को क्या रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। लेकिन कुछ देश का सौभाग्य इतना अच्छा नहीं होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, सैनिक तख्ता पलट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, सैनिक तख्ता पलट। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें क्या कर लिया जाता है, कैद में कर लिया जाता है या जेल में बंद कर दिया जाता है या फिर यहां तक कि मार भी दिया जाता है और सत्ता के ऊपर क्या कर लिया जाता है, कब्जा जबरदस्ती कर लिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, सैनिक तख्ता पलट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सैनिक तख्ता पलट। जब सेना के प्रमुख अधिकारियों द्वारा देश के चुने हुए नेताओं को कैद कर देना या उनको जान से मार करके सत्ता के ऊपर जबरदस्ती काबिज हो जाना, यही क्या कहलाता है, सैनिक तख्ता पलट कहलाता है। क्या कहलाता है, सैनिक तख्ता पलट। और देश में सैनिक तानाशाही की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। अब कह रहा है क्या कि पुनः लंबे संघर्ष के बाद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। देखो कह रहा है क्या कि आइए हम लोकतंत्र की मूल विशेषताओं जिनका उल्लेख पहले किया गया था, उनके आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान करें। यानी कि हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्या इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है या नहीं है। ये सारी स्थितियां नीचे अंकित नक्शे में साफ दिखाई देती है। पहले नक्शे में 1950 तक लोकतांत्रिक शासन वाले देशों को दर्शाया गया है और सन 1975 तक दुनिया के कई औपनिवेशिक देशों को स्वतंत्रता मिल गई थी। इन देशों को 1975 वाले दूसरे नक्शे में दर्शाया गया। इस तरह आगे बढ़ते हुए तीसरे नक्शे में 2000 तक वैसे देशों को दर्शाया गया है जहां 21वीं सदी की शुरुआत तक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। यानी कि अगर आप ये 1900 से 1950 के बीच के जो लोकतांत्रिक देश सरकारें हैं देशों में, वहां का ये नक्शा है कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब वहां पे कायम हुआ। उसके बाद अगर हम देखें 1950 तक का, उसके बाद 1975 आते आते बहुत सारे देशों में हुआ, देशों को आजादी मिली। उसके बाद वहां पे भी देखिएगा तो ये जो नंबर्स है वो क्या है, आपको इंक्रीज होते हुए यानी कि बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और लगभग 2000 ईस्वी आते आते तो देखिएगा कि बहुत सारे देशों में, विश्व के अधिकांश देशों में क्या है, किस तरीके की गवर्नमेंट की स्थापना होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है। ठीक है, अब देखो कह रहा है क्या कि ऊपर के नक्शे को देखकर हमारे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। अब कौन सा प्रश्न उत्पन्न होता है, तो बोला है क्या कि 20वीं सदी में लोकतंत्र की यात्रा कैसी रही, यह विस्तार कब हुआ और किन क्षेत्रों में हुआ। क्या पूरी 20वीं सदी में लोकतंत्र का विकास हुआ। क्या हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी हिस्सों में एक समान नहीं हुआ। क्या आज भी दुनिया के काफी बड़े हिस्से में लोकतंत्र नहीं है। आओ हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर एवं अपने संशयों का समाधान लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण नामक उपशीर्षक में ढूंढे। यानी कि जब हम लोग का नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक है क्या कि लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण, यानी कि हम लोग देखेंगे कि विश्व में किस प्रकार से लोकतंत्र जो है, और यहाँ पे आप देख करके आश्चर्य कीजिएगा कि हमारा जो लोकतांत्रिक गणराज्य की ये जो कहानी है एकदम क्या है, बहुत ही प्राचीन समय से उठाया गया है। कहां से उठाया गया बच्चों, एकदम प्राचीन समय से, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से उठा करके अभी तक का वर्तमान से कनेक्ट करने का प्रयास किया गया। तो ये जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।